चलिए, सो फंक्शन भी हमने थोड़ा सा देख लिए थे, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, किस तरह से आपके फंक्शंस काम करते हैं, वर्क करते हैं। अब हमारे पास ना नेक्स्ट काम आ रहा है, ये प्रिंट का फंक्शन भी देख लिया था। इससे फायदा क्या हुआ था, एक दफा आपने फंक्शन लिखा, इसको जितनी मर्जी दफा कॉल या रन कर सकते हैं, जितनी मर्जी दफा इसको कॉल या जितनी मर्जी दफा इससे रन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास ना एक और फंक्शन आ रहा है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। उसको हम क्या नाम देते हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या है, जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या है, जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन। लेकिन कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है, नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर आपके पास ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं, ठीक है। सेकेंडली आपके पास क्या है, सेम नेम एज क्लास में, उसका नेम एग्जैक्टली वही होगा जो आपके पास क्या आ रहा है, क्लास का नेम आ रहा है, ठीक है। और थर्ड डिफरेंस क्या है, ऑटोमेटिकली कॉल, ठीक है। ऑटोमेटिकली कॉल होगा ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऐसा फंक्शन, ठीक है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे ऑटोमेटिकली सबसे पहले कॉल होगा, उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सिंपली आसान सा उसका लॉजिक ये है, ऐसा काम जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन में सबसे पहले करना है वो कंस्ट्रक्टर, ऐसा काम जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में सबसे पहले करना है उसे आप उस काम को किस में करोगे, कंस्ट्रक्टर में करोगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर। हमारे पास क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बाकी पैरामीटर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, खाली भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए हमारी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। तुम्हारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, स्टूडेंट होगा। उससे पहले वर्ड इंट वगैरह आता है, कंस्ट्रक्टर में क्या आएगा, कुछ नो रिटर्न, इसमें वर्ड भी नहीं आता, इसमें वर्ड भी नहीं आता। जो क्लास का नेम है वही होगा फंक्शन का नेम, ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब इसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो सबसे पहले, वो कोड आपके पास सबसे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये देखो अब समझ आ रहा है, जो मैं हमेशा न्यू के साथ ये राउंड ब्रैकेट्स लिखता था, ये राउंड ब्रैकेट्स कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कंस्ट्रक्टर, से कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो राउंड ब्रैकेट्स हैं किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, कंस्ट्रक्टर को। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन और उसके बाद जो भी काम हो रहा है, ठीक है, इन सारे फीचर से पहले जो कोड एग्जीक्यूट होना है वो कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टर होगा। तो कंस्ट्रक्टर मोस्टली यूज होता है टू इनिशियलाइज आवर डेटा। कंस्ट्रक्टर मोस्टली किस पर्पस के लिए यूज होगा, टू इनिशियलाइज आवर डेटा। सर यहाँ पर मैंने जस्ट सिंपल सा एक मैसेज लिखा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल छोटा सा एक मैसेज लिखा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का, ठीक है। अब ये फंक्शन कब कॉल होगा, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। अगर मैं प्रोग्राम रन करूं, देखो सबसे पहले जो आपको आउटपुट आएगी, ठीक है, वो क्या आई है, और कितनी दफा आई है, इसका मतलब कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स बने हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने बने हैं, 3 बने हैं, ठीक है। तो 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बने, 3 दफा आपके पास एक कोड क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। हम ना कंस्ट्रक्टर को मोस्टली यूज करते हैं जब भी आपने डेटा इनिशियलाइज करना है, जो आपने क्या करना है, डेटा इनिशियलाइज करना है। हमारे पास डेटा में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 3, एज, नेम और तीसरा रिजल्ट। तो जब हम इनपुट्स लेंगे एज अ पैरामीटर, तो कितने पैरामीटर आएंगे, 3 हैं, कौन कौन से, एज, नेम और रिजल्ट। तो एक हमने ले लिया इंट एज 1, एक हमने ले लिया स्ट्रिंग नेम 1, और एक हमने ले लिया डबल रिजल्ट 1, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डबल रिजल्ट 1 के नाम से, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, ठीक है। और उस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या आ गई है, 3 प्रॉपर्टीज आ गई, एज, नेम और तीसरा हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट, ठीक है। एक एज आ गया, एक नेम आ गया, तीसरा हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। ओके, सो एज, नेम, रिजल्ट 3 इनपुट्स आए। अब ये फंक्शन क्या आ गए हैं, पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे जब हमने लास्ट टाइम आपने देखो ये प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल किया था, इसके अंदर कितनी वैल्यूज गई थी, 2, और दोनों की डेटा टाइप क्या थी, इंट। अब इस कंस्ट्रक्टर में कितनी वैल्यूज जानी चाहिए, 3,
डेटा टाइप क्या क्या होगी, इंट, स्ट्रिंग और डबल। तो सीक्वेंस का भी इसमें ध्यान रखना जरूरी है, सीक्वेंस का ध्यान रखना जरूरी है। अब ये देखिए जो एग्जैक्टली जो ऊपर होगा वही आपने डाटा सेंड करते हुए बताना, ठीक है। अगर पहला एज इंट है तो स्ट्रिंग सेंड नहीं, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है कि नहीं। ओके, बाकी जिस तरह हर फंक्शन का फायदा ये है, एक दफा कोड लिखा, इसी तरह कंस्ट्रक्टर एक दफा लिखा, लेकिन क्या तीनों ऑब्जेक्ट्स या तीनों S1 S2 S3 में इस्तेमाल हो जाएगा कि नहीं। ये अगर 3 में हो तो 30 में भी हो सकता है, कोई मसला तो नहीं है। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं। सो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर का फायदा समझ आ रहा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हमारा डाटा क्या हो गया, इनिशियलाइज। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हमारा डाटा क्या हो गया, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। स्टूडेंट 1 को हम डाटा देते हैं, इसको एज दे दी 20, नेम दे दिया S1, तो नेम की डाटा क्या होगी, स्ट्रिंग होगी S1, और इसका रिजल्ट दे देते हैं 44.5। एक ऑब्जेक्ट का डाटा स्टोर हो गया कि नहीं, ये। उसके बाद मैं करता हूँ इसी तरह इनका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये 24, ये 54, ये 30 और ये 21। इसका नाम S2, इसका नाम S3। ले जी, यहाँ तक समझ आया। तो कंस्ट्रक्टर से यहाँ पे 3 वैल्यूज गई, तीनों वैल्यूज में स्टोर होगी कि नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एज इज इक्वल्स टू एज 1। ये जो एज का वेरिएबल है ये उस क्लास की प्रॉपर्टी है, ये क्या आ रही है, उस क्लास की प्रॉपर्टी है। और ये जो एज 1 है ये कहाँ से है, ऊपर वाला पैरामीटर, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब आपको थ्योरेटिकली अच्छी तरह क्लियर हो, इस S1 में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 3, नेम, एज और रिजल्ट। यहाँ से 20, S1 और 44 इन 3 वेरिएबल्स में गए, हमने यहाँ से जो वेरिएबल आई है इसको इक्वल टू करके किस पे स्टोर करवा दिया, तो S1 का जब डॉट एज कॉल करोगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। ये पॉइंट समझ आया, ठीक है। जिस तरह मैंने एज स्टोर करवाई, क्या नेम भी इस तरह स्टोर करवा सकता हूँ कि नहीं। आखिरी लाइन के लिए क्या आ जाएगा, रिजल्ट, उसके बाद इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट, इज दैट क्लियर, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट 1 आ गया, यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए इस कोड को अगर मैं करूँ स्किप, कमेंट करूँ, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, मैंने यहाँ पे किया S1 डॉट प्रिंट डाटा, ठीक है। प्रिंट डाटा के नाम से था फंक्शन या कोई और था, खाली प्रिंट, ठीक है। अगर S1 से प्रिंट करता हूँ मुझे ये दिखेगा आप, S1 का सारा डाटा क्या हो जाएगा स्क्रीन पे, हो गया कि नहीं, समझ आती है बात। अगर इसी को S2 से करता हूँ, ये भी समझ आती है बात, नहीं गलत, अच्छा वो उसके नाम 132 हो गए, चले खैर, ये समझ आती है चीजें, ये क्लियर हो गया अच्छी तरह। ओके, कंस्ट्रक्टर वाला पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गया सबको कि नहीं। सर इसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं कंस्ट्रक्टर में, ये कौन से हैं? ये वेरिएबल बिल्कुल इसी तरह, ये नहीं सर, नीचे एज इज इक्वल टू एज 1। ओके ओके ओके, दोबारा बताता हूँ। ये क्लियर आ गया कि 20, S1 और 44 सर इन तीनों में जाके स्टोर हो गया, ये क्लियर ठीक है। है सर, क्लियर है। ओके, अब ये जो नेम एज रिजल्ट है ना, ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करे, ये क्लास के वेरिएबल्स हैं, ये वाले जी ठीक है, ये वेरिएबल यूज किया। प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो जी हमने ठीक है, कंस्ट्रक्टर से डाटा लेके प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवा दिया, ये कॉन्सेप्ट ठीक है। हर जगह पर यूज। या फिर सर हम कंस्ट्रक्टर में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे, किस पर्पस के लिए, कोई भी, मतलब यहाँ पे एज ऊपर हमने डिक्लेयर किया है ना वेरिएबल, यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल। यहाँ पे हमने पैरामीटर में लिया, आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं कोई न्यू वेरिएबल, जी कोई और। हाँ कुछ कुछ भी कर सकते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 100, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये चीज एक लॉजिकल आपने खुद सोच के बतानी है, ये तो कंस्ट्रक्टर से काम हुआ था। अगर मैं इसी तरह का एक और फंक्शन में सिर्फ उसका नाम रख लिया इनिट डाटा के नाम से, और इसको दे दिया यहाँ पर void, तो ये क्या हमारा एक कस्टम फंक्शन आ गया, और ये आपका पास आता कंस्ट्रक्टर।
लॉजिकली सोच के तो दोनों में डिफरेंट, दोनों काम तो एक का है, काम दोनों का एक है, लेकिन वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेहतर आपको अच्छी अप्रोच लगती है? कौन सा वाला? वाई? क्योंकि ये पहले ग्रांट होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। ये वाला फंक्शन क्या है, हमें खुद कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला ऑटोमेटिकली और सबसे पहले कॉल होगा, ताकि इन फ्यूचर कभी हमने डाटा पे कोई ऑपरेशंस करने पड़े, अगर जीरो की वजह से कोई एरर आता है तो इससे कभी भी एरर नहीं है। कंस्ट्रक्टर सपोज के लिए बिल्कुल ऐसे है, आप जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हो, जब तक डाटा नहीं देते हो तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होता, जब तक कंस्ट्रक्टर को डाटा नहीं दोगे तब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं। ये एग्जांपल समझ आया? ये कंस्ट्रक्टर वाला, तो यहाँ तक कंस्ट्रक्टर क्लियर हुआ अच्छी तरह के? अब ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, ओके। सॉरी सर, ये वाइड किस लिए देते हैं? लाइन नंबर 51। या 51। ओके, वॉइड भी ले सकते हैं, इंट भी ले सकते हैं और स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। ये जो फंक्शन के लेफ्ट साइड पे आपके पास कीवर्ड आता है, ये बताता है कि आपका फंक्शन किस तरह का डाटा रिटर्न कर रहा है। इंट का मतलब है ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड का मतलब है ये किसी भी किस्म का डाटा रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये वॉइड होता है। हाँ हाँ, यहाँ पे आप स्कैन भी करवा सकते हो, एग्जैक्टली। आप ये पैरामीटर ना लो, यहाँ पे स्कैन की 3 लाइंस लो, एज इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, आप यूजर से भी डाटा ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ तक ऑब्जेक्ट एंट्री वाला काम काफी हद तक आपको समझ आया। यहाँ पे आपका मेन फंक्शन खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो रही है। अब एक और क्लास बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक किस चीज का आ रहा है? इनहेरिटेंस का, ठीक है। इंग्लिश में इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट से कुछ चीज चाइल्ड को मिलना, पेरेंट से किसी चीज का चाइल्ड को मिलना, ये सिंपल इंग्लिश में इसका मतलब होता है विरासत, ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में भी इनहेरिटेंस का एक इन डेप्थ या डिटेल कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का आपके पास क्या है? डिटेल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं और इसका एडवांटेज देखते हैं कि हमें इनहेरिटेंस यूज करनी ही क्यों, हमें इनहेरिटेंस क्यों यूज करनी है, ठीक है, ओके। इनहेरिटेंस को यूज करने का मेन पर्पस आपके पास क्या है? एक पेरेंट क्लास होगी और एक आपके पास क्या होगी? चाइल्ड क्लास। एक पेरेंट क्लास होगी और दूसरी चाइल्ड क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी। पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज, सारी फंक्शनैलिटीज एक लाइन लिखने से क्या होंगी? सारी की सारी इनहेरिट या ऐड या इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है, जब पेरेंट क्लास की सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं तो पेरेंट से ही काम चला लेंगे नहीं, एक वो भी चलते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर पेरेंट से सारी चीजें आ रही हैं तो पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट बना लेंगे नहीं, ये पॉइंट ठीक है। लेकिन चाइल्ड में आप कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, चाइल्ड में आप क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, जिससे हमने डिस्कस किया था। लैपटॉप की क्लास आ रही है, रैम, हार्डवेयर, प्रोसेसर, इससे क्या है? प्रॉपर्टीज। हमने एक और क्लास क्रिएट की जिसमें जीपीयू का फीचर था, ठीक है। अभी इन 10 लैपटॉप्स में नहीं है, वो 11th लैपटॉप में फीचर है, ठीक है। तो क्या अब आप लोग ये चाहोगे वो जो 11th लैपटॉप है उसकी हार्डवेयर, रैम, प्रोसेसर, उसके जो जो फंक्शंस थे क्या दोबारा कोड लिखो? नहीं। किसी तरह वो जो बाय डिफॉल्ट एक लैपटॉप, हर लैपटॉप में जो चीजें होती हैं वो उसमें आ जाए, एक जीपीयू वाला फीचर एक्सट्रैक्ट, उस जीपीयू वाला फीचर क्या कर दो? एक्सट्रैक्ट। यहाँ तक पॉइंट समझ आया? ठीक है। अब हमारे एग्जांपल में स्टूडेंट आ रहा है, उसका रिजल्ट जो भी आ रहा है, हम क्या कहते हैं? हमने एक सब क्लास बनाई, एक स्टूडेंट है जो हाफिज कुरान, ठीक है। हमने किया उसके रिजल्ट में उसे 5 एक्स्ट्रा दे दिए, तो उसमें एक्स्ट्रा का एक फीचर आया और उसको हमने 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। हमने एक और सब क्लास, एक और ली, उसका नाम रख लिया स्पोर्ट्स स्टूडेंट, ठीक है। उसको हमने 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए, जो स्पोर्ट्स का उसको 3 मार्क्स हम क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा की प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या हमें उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट के लिए ये सारा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा? बोला नहीं, हमें सारा कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ये काम होता है, ये फायदा होता है इनहेरिटेंस का।
अच्छा, एक कार की एग्जांपल वैसे बड़ी कॉमनली चलती है। एक सिंपल कार है, कार के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? ड्राइविंग, टायर्स, बॉडी, स्टीयरिंग, ब्रेक, रेस, इंजन, ये कह लो बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या ट्रक में भी है कि नहीं, वैन में भी है कि नहीं? ठीक है, अब ट्रक का एक्स्ट्रा फीचर क्या है? एक स्पेस का, उसके पास स्पेस वाला एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा फीचर अवेलेबल। स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, उसके इंजन में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है जो कि आम गाड़ी में नहीं है। लेकिन स्टीयरिंग, हेडलाइट्स वगैरह, व्हील्स वगैरह क्या सब नहीं आएंगे? ठीक है, तो जब आपने डाटा रिकॉर्ड करना है ट्रक के लिए, स्पोर्ट्स कार के लिए, कार के लिए, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ एक दफा लिखी है। जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपने एक दफा लिखी है। हाँ, जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं उसको आप सिर्फ अलग मेंशन करते हो। तो वो कार, इंजन वगैरह बस में सब कुछ आपने पहले से इंक्लूड करवा दिया। कोई एक्स्ट्रा फीचर्स आ रहे हैं उसको आपने इनहेरिटेंस करके वहां पे ऐड कर। थ्योरेटिकली समझ आया कि नहीं? कोडिंग अभी छोड़ दो, मेरा सारा पॉइंट समझ आया? हमने कोई नया कंपोनेंट लेना जिसमें काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज पुरानी वाली हैं और हम चाहते हैं पुराना वाला कोड दोबारा ना लिखा जाए, उसके लिए हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करें। अगर क्लियर हो गया, अब करनी कैसे है वो देखते हैं। हमने स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाई थी, ये वाली, ऐसे ही है, ठीक है। ये जी, हम यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं, इसका नाम रख लिया स्पोर्ट स्टूडेंट, स्पोर्ट्स का, ठीक है। अब ये सिंपल एक क्लास है, अभी इसका पेरेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसके भी यहाँ पे ही बनेंगे मेन फंक्शन में, इसके ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे बनेंगे? मेन फंक्शन में, ठीक है। ओके, तो लें जी, आपके इस स्पोर्ट्स स्टूडेंट में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो कीवर्ड यूज होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, वो कीवर्ड है एक्सटेंड्स। कीवर्ड हमारे पास कौन सा आ रहा है? एक्सटेंड। चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास का नाम आपने यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट है ये किसका चाइल्ड बन गया? इतना सा आपने लिखना है, स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टी, सारी फंक्शनैलिटीज इस स्पोर्ट्स स्टूडेंट में क्या हो चुकी हैं? स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज, सारी फंक्शनैलिटीज किस में हो चुकी हैं? स्पोर्ट्स स्टूडेंट में इनहेरिट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना इस तरह, स्पोर्ट्स स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट आ गया sp1 के नाम से, इज इक्वल टू न्यू स्पोर्ट्स स्टूडेंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं? अब sp1 डॉट प्रिंट के नाम से ये प्रोडक्ट के नाम से फंक्शन कॉल किया 1122। अब खुद देखो, क्या मैंने प्रोडक्ट एरर दे रहा है यहाँ पे कोई? क्या मैंने प्रोडक्ट का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है कि नहीं? यहाँ पे क्रिएट नहीं, लेकिन क्या मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं समझ लगी? देखो सिंपल, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ओके उधर से छोड़ दो, ये हमने क्लास बनाई, क्या इसके अंदर प्रिंट का फंक्शन पड़ा कि नहीं? तो इसको मजीद आसान करते हैं, sp1 डॉट एज इज इक्वल्स टू 11। क्या यहाँ पे एज के नाम से वेरिएबल बनाया है कि नहीं? लेकिन क्या यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? तो कहाँ से आया? पेरेंट से, यहाँ से आया। जिस क्लास से एक्सटेंड करोगे वहां से उसकी प्रॉपर्टी और सारी फंक्शन इनहेरिट, ये इनहेरिट हो। इसका मतलब यहाँ पे बगैर क्रिएट किए अब इसका सब कुछ इस्तेमाल कर सकते, ये कॉन्सेप्ट है। किसके? ये मेन फंक्शन के अंदर ही एक्चुअली, यहाँ पे मेन फंक्शन खत्म हो रहा है। मेन फंक्शन एक ही होगा, बेशक 15 क्लास है, मेन फंक्शन आपके पास एक ही है, नो मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासेस आते हैं, मेन फंक्शन एक ही होगा, ठीक है। एक्चुअली मेन फंक्शन ही है। मेन फंक्शन 25 क्लासें हैं ना, उन सब के लिए एक ही होगा, ये याद रखना। नेक्स्ट क्लास में एडिशनल चीजें ऐड, हाँ एडिशनल चीजें ऐड करते जाओ, फंक्शन कॉल करते जाओ। तो चाइल्ड में ऐड करेंगे वो ऊपर ही होंगे, यानी कि रन होंगे।
एक एक करके कुछ, ये हमारे पास क्लास आ गई, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज हमने ऐड नहीं की, हमने सिर्फ ये लिखने से ऑटोमेटिकली ऐड की, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पूछा, जो चाइल्ड की है तो चाइल्ड के नहीं चलेंगे ना क्लास में जहाँ मर्जी, जहाँ मर्जी ऑब्जेक्ट आप जहाँ मर्जी बना सकते हो। कोई और एक चौथी पांचवी क्लास है, वहां पे भी आप ये कोड लिखोगे तो वहां चल जाएगा, ठीक है नहीं। सर फिर इसमें ऐड करना है हमने, जो भी नेक्स्ट फीचर ऐड करना है वो चलेगा ऊपर मेन फंक्शन में चलेगा मेन, चलेगा मेन नहीं। 50 क्लासें हैं टोटल, 200 फीचर्स में सारे चलेंगे मेन नहीं, ठीक है। ये याद है, मेन के बारे में चाइल्ड की होगी, पेरेंट की नहीं होगी। वो चाइल्ड की हो, पेरेंट की हो, कोई तीसरी लैपटॉप क्लास हो, कोई स्टूडेंट क्लास हो, गेम की क्लास हो, कोई एनिमी की क्लास हो, सबके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे मेन में। ये इसलिए आ रहा है, हमारे पास जो पेरेंट क्लास है जब उसका ऑब्जेक्ट बनते हैं सबसे पहले क्या कॉल होता है, सबसे पहले क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। तो ये एरर इसलिए दे रहा है, इस क्लास के अंदर भी, यानी इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, उसके अंदर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना जरूरी है। इन शॉर्ट वो ये कह रहा है, अगर हमारे पास पेरेंट सबसे पहला काम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है तो चाइल्ड भी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल करे, चाइल्ड भी सबसे पहले क्या करे, कंस्ट्रक्टर कॉल करे, ठीक है। ताकि वो जो पेरेंट वाला काम जो सबसे पहले हो रहा है वो चाइल्ड में भी सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसका कंस्ट्रक्टर किस नाम से बन जाएगा, स्पोर्ट्स वन से, लेकिन हमने कॉल इसको करना है, इसको कॉल करना है। तो जावा ने आपको एक कीवर्ड दिया, बस आपने कीवर्ड याद रखना है। जावा ने आपको कीवर्ड दिया, पेरेंट से चाइल्ड का, ओ सॉरी, चाइल्ड से पेरेंट का भी फंक्शन कॉल करना हो तो फंक्शन नेम लिख दो, कॉल हो जाएगा, फंक्शन नेम लिख दो, कॉल। लेकिन आपने चाइल्ड से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, उसके लिए उन्होंने कीवर्ड दिया सुपर, सुपर के नाम से, SUPER, बिस्कुट वाला नहीं, SUPER, ठीक है, सुपर पावर। सुपरमैन वाला, ठीक है, ठीक है। तो पेरेंट क्लास का जब कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो जावा ने आपको कौन सा वर्ड दिया हुआ है, सुपर के नाम से। अब आप लोग सोच के बताएं, इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें आप बताओ कितने पैरामीटर्स होने चाहिए, जितने वेरिएबल सर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में बताओ कितने कितने हैं, स्पोर्ट्स स्टूडेंट में कितने प्रॉपर्टीज या कितने वेरिएबल्स हैं, जेआई नेक्स्ट भी ऐड किए थे 5 स्पोर्ट्स स्टूडेंट में इस वक्त कितनी प्रॉपर्टीज हैं, सर 2 है, एक एज और बोनस नहीं, ठीक है बोनस ही है बोनस, सिर्फ बोनस है बस। फिर वो तो बाकी पेरेंट के आ रहे हैं हाँ तो वो भी उसकी है कि नहीं, 5 हो जाएंगे, 4 पेरेंट के तीनों के भी वो ऐड किया था बोनस। वो तो इसने किया, अच्छा आप समझ नहीं रहे यार। जरा ऊपर वाले समझ रहे हैं, ऊपर वाले का पूछ रहे हैं आप। और ये पूछ रहा हूँ, ये इसी में ये तो इनिशियलाइज करवाया, ये तो इसमें आ गई है, इसमें तो फिलहाल एक ही है ना। इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसके अंदर क्या क्या स्टोर, सिर्फ बोनस स्टोर करवा सकता हूँ। हाँ तो टोटल कितनी होगी, ये आंसर। अब इस फोर्थ स्टूडेंट में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 4, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्टर में कितने इनपुट्स या पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, 4। ये पॉइंट समझ आया, कंस्ट्रक्टर आ गया, कितनी प्रॉपर्टीज आई, 4, ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये 4 हमने किसको सेंड करनी है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को। तो उसके लिए अगेन रिपीट किया था, कौन सा, सुपर। अगेन याद रखो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, स्टूडेंट का। ये किसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, अभी एरर चला गया, ये इसलिए जरूरी है, ठीक है। लो जी, अब ये काम तो हो गया, आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई पेरेंट के मुताबिक। इसमें एक और वेरिएबल आएगा किस नाम से, बोनस 1 के नाम से, ठीक है। यहाँ पे कोई वेरिएबल आ गया डबल बोनस 1 के नाम से। अब देखो एक और आपको प्रोग्राम में क्या फायदा हुआ है, क्या डाटा इनिशियलाइज वाला कोड भी यहाँ पे दोबारा करना पड़ा कि नहीं, नहीं, पेरेंट के सुपर से वाला कोड भी आपके पास आ गया, ठीक है। पेरेंट के सारे फीचर्स आ गए, पेरेंट के सारे फीचर्स आ गए, यहाँ तक क्लियर है।
ओके, अब एक एक्स्ट्रा आया तो उसको ये काम खुद करना है। जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आप क्रिएट करोगे उनका कोड आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, उनका कोड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी सुपर से बाहर करेंगे। हाँ, ये सुपर से आगे करेंगे क्योंकि ये अब इसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? तो पॉइंट समझ आ गया अच्छी तरह। अब इसमें कितने पैरामीटर्स देने हैं? ये कॉल हो रहा है। तो 5 लोग 5 लो जी, एज मैंने दे दी उसकी 11, नेम मैंने दे दिया C1 C12, ठीक है। उसके बाद मिड में उसके नंबर दे दिए 23, फाइनल में नंबर दे दिया 78, और वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको एक बोनस दे दिया 4 मार्क्स, दे दिया 4 मार्क्स। तो क्या अब इस स्पोर्ट्स स्टूडेंट का सारा डाटा इनिशियलाइज हो गया कि नहीं? हमारे पास इस स्पोर्ट्स स्टूडेंट का सारा डाटा सुपर वाला पॉइंट समझ आ गया अच्छी तरह। ये क्या कर रहा है? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल, पेरेंट का क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्टर कॉल। क्लियर? पॉइंट समझ आ गया। अब अगर मैं रन करता हूँ, कॉल करता हूँ sp1.print, क्या यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन बना है कि नहीं? इसमें ये पेरेंट तो क्या मैं Parents प्रिंट इधर आ गया। इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ। अब अगर मैं रन करूँ तो ये प्रिंट में C2 चाइल्ड की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कि नहीं? ये वाला प्रिंट जरा कमेंट कर देता हूँ। आगे चाइल्ड की प्रॉपर्टीज की नहीं, हमारा पॉइंट समझ आया कि नहीं? ठीक है। इसी तरह एक और फंक्शन हम बना सकते हैं यहाँ पे, void प्रिंट चाइल्ड के नाम से। ये फंक्शन वाले के नाम से प्रिंट चाइल्ड के नाम से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? प्रिंट करवाया बोनस इज इक्वल्स टू प्लस बोनस, बोनस प्रिंट करवा दिया कि नहीं? ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया आपके पास फाइनल रिजल्ट इज इक्वल्स टू बोनस प्लस रिजल्ट, ऐसे ही बनेगा ना? जो उसका बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आ रहा है उसको बोनस में, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी प्रॉपर्टीज प्रिंट करवानी पड़ेगी, नेम एज, आ तो गई है लेकिन शो करवाने के लिए कोड तो लिखना पड़ेगा कि नहीं? शो करवाने के लिए वो कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या हम पेरेंट के फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? पेरेंट ने फंक्शन बनाया है प्रिंट का, तो पेरेंट वालों के लिए ये फंक्शन समझ, पेरेंट की आप किसी भी चीज को विदाउट एनी परमिशन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट की जगह कॉल करता हूँ प्रिंट चाइल्ड, बोनस 4 है, ये है, ये इसका रिजल्ट है, फाइनल ठीक नहीं है। ओके ओके ओके, एक मिनट, ठीक है जी, अब ठीक हो गया, पॉइंट समझ आ गया, चीज क्लियर हो गई। इस तरह काम होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज पेरेंट से कहाँ पे आ गई? चाइल्ड में। अब चाइल्ड उसको क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है और कुछ अपने फीचर्स भी वहां पर ऐड कर सकता है। ये क्लियर हो गया जी? जी सर, इधर सर अगर मसलन पेरेंट्स की क्लास के अंदर पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था तो चाइल्ड में वो हमने फिर सुपर लगा के कंस्ट्रक्टर का कॉल कर दिया। अगर पेरेंट्स के अंदर सिंपल फंक्शन हो रहा होता कॉल, कंस्ट्रक्टर नहीं हो रहा था, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेरेंट के अंदर एक फंक्शन हो रहा होता, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला है। जी सर, अगर सिंपल फंक्शन कंस्ट्रक्टर ना कॉल हो रहा था, कंस्ट्रक्टर अगर ना होता तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक होगा। फिर सर सुपर का कीवर्ड नहीं था लगना इसके अंदर, सिंपल हो जाना था। नहीं जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो सुपर का कीवर्ड भी जरूरी नहीं है। नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, पॉइंट समझ आ गया? ये क्लियर हो गया अच्छी तरह। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखें। अब ये एक फंक्शन में अगर 2 दफा लिखता हूँ तो मेरा प्रोग्राम एरर दे देगा। मेरा प्रोग्राम क्या दे देगा? वो कहेगा फंक्शन आपने पहले से
बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का? फंक्शन। दो फंक्शंस जिनका नाम सेम है लेकिन पैरामीटर्स अगर डिफरेंट हो तो आप दो फंक्शन अलग अलग बना सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग ये कॉन्सेप्ट है जिसमें दो फंक्शन, उसका नाम बिल्कुल क्या दोनों का सेम है। जैसे प्रोडक्ट है, अब मैं एक और प्रोडक्ट का बनाता हूँ, ये तो एरर आ गया कि नहीं? आ गया ना। लेकिन अगर इसमें दो की बजाय होते तीन पैरामीटर्स, अब एरर नहीं आया। ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है? फंक्शन का नाम सेम है लेकिन पैरामीटर्स क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। जब उसको दो पैरामीटर्स दोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, जब तीन दोगे तो नीचे वाला फंक्शन कॉल। ये आपके पास होती है फंक्शन ओवरलोडिंग। थोड़ा सा सोच करो इसका फायदा कहाँ पे हो सकता है। जब हम यूजर को भी चीजें दे रहे हैं, इनपुट करना चाहते हैं, एग्जैक्टली हम यूजर से डाटा ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं एज ऑप्शनल है। एज पुट करो तब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एज पुट ना करो तब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ आया कि नहीं? ये जो क्लियर है अच्छी तरह। ओके, फिर बिना कुछ किया भी वजह तो यूजर अगर वैल्यू पुट ही ना करे तो फिर अगर यहाँ पे कोई डाटा आता ही नहीं है तो क्या ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि नहीं? कॉल ही नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, एरर शो होगा, ठीक है ना। फिर एरर शो होगा, ठीक है। ओवरलोडिंग से फायदे है, कोई एक आधी प्रॉपर्टी अगर स्किप भी आप ऑप्शनल दे रहे हो उसको तो वो नहीं भी देता तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होकर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट 3 में ना मैं 2 में ये नहीं दिया, क्या एरर आया कि नहीं? स्टूडेंट 2 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चल रहा है, स्टूडेंट 1 और 3 के लिए ऊपर वाला चल रहा है। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर हो गया क्या अच्छी तरह? ओके, लास्ट पॉइंट। अब यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है प्रिंट के नाम से। यहाँ पे फंक्शन किस नाम से बनाया है? प्रिंट। और यहाँ पर किस नाम से बनाया है? प्रिंट चाइल्ड। ये जी मसला आ गया कि नहीं? दोनों का नाम क्या है? प्रिंट। दोनों का नाम क्या आ रहा है? प्रिंट आ रहा है, ठीक है। पता किस तरह चलेगा कि ये प्रिंट ऊपर वाला कॉल हो रहा है कि ये वाला हो रहा है? एक प्रॉब्लम अराइज होगी कि नहीं? देखो प्रोग्राम को ना पता चल रहा है कि मैं ये भी प्रिंट उसके पास ऑप्शन है और ये वाली प्रिंट भी उसके पास ऑप्शन अवेलेबल। उसके बाद दोनों ऑप्शन, उसके बाद क्या आ रही है? दोनों ऑप्शन आ रही है, ठीक है। मेन फंक्शन में तो पॉइंट क्लियर है। अगर आप चाइल्ड क्लास से प्रिंट कॉल करोगे तो चाइल्ड का होगा, अगर आप पेरेंट से प्रिंट कॉल करोगे तो पेरेंट का होगा। ये पॉइंट ऑब्वियस है, ये समझ में आता है। मसला तब आता है जब इस क्लास के अंदर प्रिंट कॉल करें, इस क्लास के अंदर क्या करें? प्रिंट कॉल करें। इसको बल्कि एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने s1 डॉट प्रिंट किया है और यहाँ पे मैंने क्या किया? sp1 डॉट प्रिंट किया, ठीक है। जब ये कॉल होगा तो अगर मैं इसको देखूं तो ये फंक्शन रन होना चाहिए कि नहीं? ठीक है। लेकिन जब sp1 डॉट प्रिंट करूंगा तो पेरेंट वाला होगा या चाइल्ड वाला? पेरेंट वाला या चाइल्ड वाला? चाइल्ड वाला ही होगा, पेरेंट वाला नहीं होगा। देखो ना, ये पॉइंट समझो। अब पेरेंट में भी प्रिंट का फंक्शन है और चाइल्ड में भी प्रिंट का फंक्शन। मेन फंक्शन में कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है। ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है पेरेंट का, तो जब ये प्रिंट कॉल करोगे तो पेरेंट का होगा। इज दैट क्लियर? ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है पेरेंट का? चाइल्ड का। तो ये जो प्रिंट है वो पेरेंट वाला प्रिंट होगा चाइल्ड वाला प्रिंट? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर, ठीक है। मसला ये आ रहा है ये जो प्रिंट है उसको नहीं पता मैंने ये वाला प्रिंट कॉल करूं, ये भी उसके लिए एक्सेसिबल है और ये वाला प्रिंट भी उसके लिए एक्सेसिबल है। अब पेरेंट की कॉल को चाइल्ड से क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो याद रखे बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट इसी चीज को कॉल कर रहा है। बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट क्या कर रहा है? उसी को कॉल कर रहा है। तो पेरेंट से चाइल्ड की कॉल भेजनी हो उसके लिए सुपर डॉट फंक्शन होता है। जिस तरह खाली सुपर क्या कर रहा है?
पेरेंट ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, सुपर डॉट फंक्शन नेम क्या कर रहा है, पेरेंट के उस फंक्शन को call। ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो सुपर तब आपको हेल्पफुल है जब पेरेंट में भी फंक्शन का नाम सेम है और चाइल्ड में भी फंक्शन का नाम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और पैरामीटर्स भी सेम। इसे कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। इसे हम क्या नाम देते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। यहाँ पे क्लियर है सब? ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? अच्छा क्लियर हो गया सबको? हाँ हाँ, हमने क्लास बनाई ऑफिस स्टूडेंट के नाम से, उसको चाइल्ड ही बनाना है कि कोई एक्स्ट्रा सेम फंक्शन आ जाए, उसमें? सेम फंक्शन आ जाए, जैसे ऊपर प्रिंट आया फंक्शन सेम हो गया, यानी कि जैसे सुपर के साथ हमने इसको डिफरेंट कर दिया, फंक्शन सेम हो गया प्रिंट वाला। अगर एक और क्लास हम बनाते हैं उसमें फंक्शन सेम आ जाता किसके, स्पोर्ट्स वाले के या ऊपर वाले के? है ऊपर वाला। वही हाँ print वही वही कर रहा हूँ। क्लास एक ऑफिस स्टूडेंट के नाम से मैंने बनाई, इसको भी हमने एक्सटेंड कर लिया किससे, स्टूडेंट से। नहीं जी ये क्लास है। अब इसमें बोनस की बजाय कोई ऑफिस के पॉइंट्स का ऐड कर लें, वो बना सकते हैं। फंक्शन बनाया जैसे सिस्टम बनाया, ये वाला फंक्शन बनाऊं? अच्छा, तो सेम हो जाता है। ये तो कंस्ट्रक्टर आ गया। अब यहाँ पे आप कहते हो इस तरह वॉइड प्रिंट के नाम से एक फंक्शन बना ले जी, ये प्रिंट के नाम से फंक्शन आ गया। अब उसको हम कहाँ से आएंगे तो वो कौन सा होगा, ये वाला ये वाला? ओके ओके, अब पॉइंट ये है इसके अंदर कॉल करवा रहे हैं मेन में, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। ओके अब मेन में कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये देखो मैंने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, करना पड़ेगा क्या? और फिर चलते हैं, ये किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्पोर्ट्स वाले का, तो ये प्रिंट किसका कॉल होगा, स्पोर्ट्स वाले का। ये S1 किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रिंट किसका कॉल होगा, स्टूडेंट का। तो यहाँ पे अगर मैं वो इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फिर ये वाला प्रिंट कॉल, फिर ये वाला। देखो मेन फंक्शन में मसला नहीं है, मेन फंक्शन को तो बस देखना है किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास का फंक्शन कॉल। उसके जो ये क्लास होगा इसमें उसमें एक चीज याद है, तो मतलब वो पेरेंट हुआ और ये चाइल्ड हो गया, ठीक हो गया। अगर एक और लैपटॉप हो उसमें हाँ। दोनों की हो, हाँ ये पॉइंट अच्छा है। आप चाहते हो एक और मतलब क्लास ए पेरेंट है, क्लास बी ए का चाइल्ड, क्लास सी बी का चाइल्ड। ले जी ये ले हो गया, इसको मैंने क्या कर दिया, स्पोर्ट्स स्टूडेंट से एक्सटेंड कर दिया। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? ये सारा ठीक है, ले जी अब आपकी वो हिरार्की 3 लेवल पे चली गई। पेरेंट स्टूडेंट है, उसके अंदर स्पोर्ट आया, उसके अंदर ऑफिस स्टूडेंट आ गया। अब ऑफिस में इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, पेरेंट की प्रॉपर्टीज हैं और कुछ अपनी भी न्यू ऐड कर सकते हैं। तो हमने अगर प्रिंट करवाना है जैसे चाइल्ड उससे उससे करते हैं सुपर में, तो फिर हमने डायरेक्ट वो डाटा को करवाना है, तो आपने प्रिंट करवाना है सबसे ग्रैंड पेरेंट का, करवाना मेन में है उसमें है। मेल नहीं करवाना है। देखो मेन में जब आप प्रिंट कॉल करोगे ना, वो तो नीचे वाला होगा, अगर हम क्लास में करवाएंगे हाँ तो फिर ओके ओके, एक हाँ मैं समझ लग गया। आप चाहते हो मतलब इसके इसके अंदर से आप वो इसका कॉल करना चाहते हो, इसका भी और इससे ऊपर वाले का हाँ इसका कॉल कर सकते हो, इससे ऊपर वाला कॉल नहीं कर सकते। इसके ऊपर सेकंड में कॉल कर सकते हैं। सेकंड में कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते। अगर आप यहाँ पे कॉल करते हो सुपर डॉट प्रिंट, अगर आपने यहाँ पे क्या कॉल कर, अच्छा ये लो बन गया, हमने इसके अंदर तीसरा प्रिंट के नाम से फंक्शन ले लिया कि नहीं। ये किसको कॉल भेज रहा है, और सुपर का मतलब कौन सी क्लास है, नाम बताओ, स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स के अंदर फिर सुपर दे दिया तो किसकी, तो इस तरह से जा सकता है, डायरेक्ट यहाँ पे उसको कॉल नहीं कर सकते। हाँ पहले एक पेरेंट से फिर एक से दूसरे, वो दुनिया वाला छोड़ नहीं सकते, ठीक है ये रूल है, दुनिया वाला स्किप नहीं हो सकता। यहाँ तक पॉइंट समझ आया। इनहेरिटेंस और ये फंक्शन ओवरलोडिंग का फंक्शन ओवरराइडिंग समझ आई है। ओवरलोडिंग में पैरामीटर सेम है, लेकिन ओवरराइडिंग में नाम के साथ साथ पैरामीटर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। नींद आ रही है तुम्हें, सर दर्द हो रहा है, ठीक है।
वो क्लास वाला टास्क करो आज 4 में नहीं, ये इस तरह 3 ऑब्जेक्ट्स बनाओ और तीनों में से जिसका रिजल्ट सबसे बुरा है वो उसको शो करो।